हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे गतिशीलता, मोबिलिटी और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है। ठीक है। हाँ, एक बात आपको ये कि अपने जो करंट वाला चैप्टर है वहाँ से अपने जो भी नोट्स जिन बच्चों को चाहिए तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो पहले वाले जो अपने लेक्चर जो फर्स्ट सेकंड हुए थे करंट के, उनकी भी पीडीएफ है और आप उनकी डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो इसको जिससे आपको क्या बार बार लिखने की लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। शुरू करते हैं अपन गतिशीलता। देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि अपवाह वेग पढ़ चुके थे अपन। अपवाह वेग किसको कहा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का औसत वेग। तो यहाँ पर अपन ने अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था, Vd इज वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन E अपॉन m इंटू टो। ये जो नेगेटिव चिन्ह है, ये नेगेटिव चिन्ह है, ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अपवाह वेग की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, वेग की जो दिशा है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होती है। तो ये अपना अपवाह वेग का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मान में बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं Vd इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन E अपॉन m इंटू टो। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड और ये था अपना इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। पहली बात यहाँ से अपन ने ये ड्रॉ अपन पहले कर चुके अपने पहले वाले लेक्चरों में कि अपवाह वेग का फॉर्मूला ये होता है। अब आप भी जानते हो इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रॉन और m ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है, ये नियतांक है। आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी फिक्स है और मास की, इसके मास की वैल्यू भी फिक्स है, ये तो आपको। और जो ये विश्रांति काल है टो, ये जो विश्रांति काल है, विश्रांति काल, ये वैसे तो नियत नहीं होता, लेकिन किसी भी धात्विक चालक, मतलब विश्रांति काल है ये क्या है, किसी दिए गए धात्विक चालक, किसी दिए गए धात्विक चालक हेतु नियत होता है, हेतु नियत होता है। ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जो कोई भी एक मेटल है उसका टो की वैल्यू, जो आपका विश्रांति काल है, आपका टाइम जो है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला टाइम है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है उसके लिए। ठीक है। अब यहां से अपन देख लिया कि इस कारण अपन क्या कह सकते हैं, अतः क्या कह दिया, E कोमा m कोमा टो, ये सब क्या हो गए, नियत। किसी भी मेटल के लिए, किसी धात्विक के चालक के लिए इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई, नियत हो गई। तो यहां से डायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं कि Vd प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के, कि आपका अपवाह वेग है वो किसके समानुपाती हो चुका है, विद्युत क्षेत्र से। तो अपन कह सकते हैं अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आप भी जानते हो भौतिक विज्ञान में हमेशा समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, नियतांक काम में लेते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, Vd डायरेक्ट इक्वल रखने के लिए यहाँ पर म्यू E, ये जो म्यू है इसको क्या बोलेंगे अपन, म्यू है समानुपाती नियतांक, या दूसरा नाम क्या है इसका, गतिशीलता, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, गतिशीलता। ठीक है। तो अगर यहां से अगर अपन इनकी तुलना करके देखें, आपने लिखा है Vd इज इक्वल टू म्यू ई, और यहां पर देखो आपकी Vd की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन E अपॉन m इंटू टो। तो यहां से डायरेक्टली अगर इसकी अपन इक्वेशन फर्स्ट से अपन कहते भाई समीकरण 1 से तुलना करें तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 से तुलना करोगे तो आपको क्या होगा,
अपन कहेंगे म्यू इज इक्वल टू आ गया इलेक्ट्रॉन टाउ अपॉन एम। ये आपकी गतिशीलता का वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रॉन टाउ मतलब विश्रांति काल, एम मतलब मास द्रव्यमान। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये चीज आ गई। सेकेंडरी अपन जानते कि भाई वी डी इज इक्वल टू प्रूव क्या किया आपने म्यू ई, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया वी डी अपॉन ई। मतलब क्या हो गया अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात, ठीक है, वो क्या कहलाएगा गतिशीलता। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्या कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवहन या अपवहन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। भाई ये डायरेक्टली क्लियर है कि भाई म्यू इज इक्वल टू क्या हुआ वी डी अपॉन ई। तो यहां से डेफिनेशन क्या बन के आई, देखो आप कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात जो है उसको अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि यहां से अगर अपन बात करें मात्रक, तो मात्रक देखो आप निकाल सकते हो। मात्रक क्या होगा, आपने निकाला म्यू इज इक्वल टू क्या है वी डी अपॉन ई, यही तो है ना फॉर्मूला। तो मात्रक निकाल के देख लो आप, तो वी डी मतलब वेग, तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, और विद्युत क्षेत्र का क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो इज इक्वल टू रिजल्टेंट मात्रक क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। कि मात्रक देखो वी डी अपॉन ई हो गया, तो ये तो आपका किसका वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, और ई का मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर। तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड आ गया, ठीक है। अगर अपन बात करें विमीय सूत्र की, मैं आपको पहले शुरू से बता रहा हूँ, विमीय सूत्र आपको डायरेक्टली याद नहीं हो तो आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैंने आपको शुरू से कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया था, ठीक है। जैसे आपको जानते हो कि मीटर, अब इसमें देखो क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा L2, ठीक है। नीचे कौन है वोल्ट, तो वोल्ट का विमीय सूत्र क्या होगा W इज इक्वल टू QV, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। तो ये कौन है वर्क का क्या होता है M1 L2 T की घात -2, और इसका क्या होता है A1 T1, ठीक है। तीसरा इसमें कौन राशि है सेकंड का विमीय सूत्र क्या होगा T1। तो आप देखो सबकी वैल्यू पुट कर लो, ऊपर कौन है m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर मतलब L2, नीचे कौन है वोल्ट, तो क्या हो गया M1 L2 T की घात -2 अपॉन A1 T1 इंटू कौन है सेकंड का क्या हो गया T1। इसको आप सोल्व करते हो तो आप देखो आंसर क्या आएगा m की घात -1, L2 है, इधर भी L2 है, तो L2 तो कैंसिल हो गया, तो L की घात 0। अब देखो T की घात -2 और ये ऊपर गया, तो T की घात क्या बच जाएगी ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये T से ये T कैंसिल, तो ऊपर का क्या हो जाएगा T की घात 2, सिर्फ ये बचेगी ऊपर जाकर, और क्या बच गया A ऊपर चला ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1। ये इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको 11th क्लास में छोटे मोटे बेसिक विमीय सूत्र तो याद होंगे, बल के, कार्य के, आवेश के, तो उनका यूज करते हुए आप इसको यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि आपसे पूछ लो गतिशीलता किस पे निर्भर करती है, तो ठीक है, तो गतिशीलता मतलब क्या होगा कि सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। तो अपन लिख सकते हैं गतिशीलता
पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, करती है। मतलब अपन ने एक भौतिक राशि का परिचय प्राप्त किया है। दोबारा देख लो आप शुरू से, क्या थे अपने कहा कि भाई मोबिलिटी है। मोबिलिटी के लिए अपन इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने कहा कि जो अपना पहले से कैलकुलेट था कि अपवाह वेग वीडी का फॉर्मूला अपने कैलकुलेट किया था वेक्टर कंडीशन में, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। मैंने कहा था ये माइनस साइन का रीजन होता है कि विद्युत क्षेत्र और आपकी अपवाह वेग की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये इसका परिमाण के रूप में हो गया वीडी इज इक्वल इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और उसके मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की चार्ज और मास की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को तो अपन ने कह दिया नियतांक। फिर मैंने कहा कि जो विश्रांति काल है ये हमेशा नियत नहीं रहता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर धातु ले रहे हैं अपन, मेटल जैसे कोई आयरन ले लिया, आयरन की बात करें कॉपर, तो उसके लिए ये भी क्या क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका ये तीनों कांस्टेंट हो गए, ई टाउ और एम तीनों कांस्टेंट हो गए। तो आप भी जानते हो वीडी और ई समानुपाती कहा गए। ठीक है, ये समानुपाती है तो क्लियर क्या हुआ, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिजिक्स के अंदर अपन जब भी समानुपाती चिन्ह रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ कांस्टेंट यूज क्या आएगा, म्यू, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गतिशीलता, समानुपाती नियतांक या गतिशीलता। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वीडी अपॉन ई। फिर आप भी जानते हो कि ये वीडी की वैल्यू है म्यू ई, और इधर वीडी की वैल्यू अपने कैलकुलेट करी थी इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम टाउ। अगर इन दोनों का आप तुलना करो, इन दोनों की तुलना करोगे तो आप भी जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन टाउ अपॉन एम। ये क्लियरली आया। ठीक है, यहाँ से फिर हमने कहा कि यहाँ से परिभाषा बन गई क्या, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात होता है। ये इससे डायरेक्टली आपकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, फिर अपने कहा कि इसका मात्रक निकालो, तो मात्रक वीडी मतलब वेग, अपवहन वेग तो मीटर पर सेकंड, नीचे कौन है, विद्युत क्षेत्र तो वोल्ट पर मीटर, सोल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड आ गया। फिर इसकी विमा निकालो, मैंने कहा आपको डायरेक्टली याद हो जाए, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो आप, मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी L2, वोल्टेज की नहीं ध्यान है तो आप W इज इक्वल टू क्यू बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो वोल्ट W अपॉन क्यू, तो आपको कार्य की तो याद होनी चाहिए भाई, कम से कम कार्य और इनकी अप्लाई कर दो, सेकंड की T1 सबको यूज करोगे तो इसकी ये विमा आ जाएगी। ये आ गया आपके पास, m की घात -1, l की घात 0, t की घात 2, a की घात 1। ठीक है, फिर अपन बात करें कि भाई गतिशीलता की डिपेंडेंसी किस पर होती है, तो हमने कहा गतिशीलता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ से पता भी जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का अगर अपवाह वेग ज्यादा होगा, ज्यादा गतिशील होगा, तो वो पदार्थ की उसकी चालकता भी ज्यादा होगी, उस धातु की गतिशीलता। गतिशीलता तो अर्थ जानते हो भाई मोशन, कोई कितना भी ज्यादा मोबिलिटी का अर्थ होता है भाई एक जगह से दूसरी जगह तक कौन कितना जल्दी जा सकता है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि भाई गतिशील कौन होगा, गतिशील कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस कारण जिन पदार्थों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्यादा होता है उन पदार्थों की गतिशीलता भी ज्यादा होती है। अब बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आपके यहाँ पर क्लियर है कि भाई म्यू इज इक्वल टू क्या है, वीडी अपॉन ई। तो आप भी जानते हो कि भाई अपवाह वेग पर ज़्यादा होगा तो, लेकिन वैसे आप अगर देखोगे तो देखो ये आप ये मत कह देना कभी भी कि आपसे कह दे कि गतिशीलता है वो आप इस फॉर्मूले के अनुसार कह दो कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है ना, इन पे डिपेंड नहीं करती, ये ताप और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। ये बहुत मोस्ट बात है, कई बार अपन क्या फॉर्मूले देख कर गुमराह हो जाते हैं कि हाँ अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र ना, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो इन दोनों का अनुपात तो नियत है, समान नियतांक है, इसको हमने समानुपाती नियतांक भी कहा है ना। इसका इन पे निर्भर नहीं करके किस पर करती है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हुई गतिशीलता। अब देखो अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अपवाह वेग, अपवाह वेग, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तथा विद्युत धारा में संबंध, धारा में संबंध मतलब कि विद्युत धारा पर अपवाह वेग कैसे डिपेंड करता है, इनके टर्म्स में क्या होगा। तो क्या हो गया, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, कि अपन रिलेशन किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच में अपन संबंध कैलकुलेट कर रहे हैं, अपवाह वेग और। अब देखो इसको थोड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम समझाना कराऊं कि जैसे अपने कोई चालक ले लें, अपने कोई चालक का टुकड़ा ले लिया, ये मान लो ये चालक का टुकड़ा ले लिया अपन, ठीक है, ठीक, ये चालक का टुकड़ा लिया। अब इस चालक के टुकड़े को अपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये आप बैटरी से जोड़ दो इसको, ये माइनस ले लो और ये मान लो बैटरी का प्लस ले लिया अपने, इसको बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। तो आप भी जानते हो करंट फ्लो किधर होगी, प्लस से माइनस को, कोई आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन दो भाग लेने, एक जैसे मान लो एक यहाँ पे से कोई अपन दिखा दिया, एक यहाँ पे से कोई दिखा दिया, ठीक है। इनके बीच की दूरी अपन क्या मान दी, कोई डेल एक्स, ये कोई अल्पांश ले रहे हैं, टुकड़ा ले लिया इस चालक का एक छोटा सा, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, ये डायरेक्शन ई। और जो आपके चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वो हमेशा किस साइड में प्रवाहित होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन अपवाहित किधर होंगे, -2 प्लस, तो वीडी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। और ये अपन इसकी कोई अनुप्रस्थ काट क्या ले लें, अपन इसकी कोई अनुप्रस्थ काट ले ली ए, अनुप्रस्थ काट क्या ले ली ए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपने क्या आ कौन है, सॉरी आई कौन है, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, आई किसको माना आपने, प्रवाहित धारा। V मान ले यहाँ पर इसका बैटरी का वोल्टेज, V कौन है, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का विभव। देखो जब भी कोई डेरिवेशन आए तो आप नामांकन जरूर करें, जिसको भी आप मानते हैं उसको लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। VD कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, अपवहन या अपवाह जो भी आप बोलते हो, अपवहन वेग, ठीक है। और क्या माना हुआ इसके अंदर, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और आगे किसको माना आपने, वी अपन ने लिखाई दिया। तो ये अपन छोटी छोटी चीजें हैं। ई कौन है, विद्युत क्षेत्र, ई किसको दिखाया आपने, विद्युत क्षेत्र को, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो आई प्रवाहित धारा हो गई, वी बैटरी का आपने वोल्टेज माना है, वी डी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये सब आपने जो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है उनका नामांकन कर दिया। एक चालक लिया था आपने, उस चालक को बैटरी से जोड़कर आपने इनका नामांकन कर लिया। अब देखो अपन बात करें, अपन करें माना, जो चालक लिया उसकी बात करें, माना चालक के एकांक आयतन, माना चालक के एकांक आयतन में, माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू कोई स्मॉल एन ले ली। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या ले ली, स्मॉल एन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इसको यूं भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन घनत्व, एकांक आयतन हो गया तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ही है, तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हैं। तो अपन ने क्या हुआ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या मान ली, एन मान ली, ठीक है। अपन कह रहे हैं कि चालक के डेल एक्स लंबाई खंड, जो आपने डायग्राम में दिखा रहा है, डेल एक्स लंबाई खंड, डेल एक्स लंबाई खंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन। और डेल एक्स वाले इस खंड में आपको चाहिए, तो आप इस डेल एक्स खंड का जो आयतन होगा उससे गुणा कर दो, तो आप कह सकते हो एन गुणा ए इंटू डेल एक्स, कह सकते हो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि n तो कौन हो गया, एकांक आयतन में, और a क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, डेल एक्स आपकी इस खंड की क्या है, लंबाई। तो लंबाई गुणा क्षेत्रफल करोगे तो आयतन आया कि नहीं आया, तो ये इस आपके डेल एक्स खंड का आयतन हो गया, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं ना कि a डेल एक्स और a, ये इनका गुणनफल, ये क्या है, खंड का आयतन, खंड का आयतन,
ठीक है। तो आपने एकांक आयतन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अगर आयतन से गुणा कर दिया तो बताओ इसके अंदर डेल एक्स लंबाई खंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई नहीं आई? आ गई, बिल्कुल सही बात है। अब आप भी जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिमाण भाई फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिमाण बराबर अपन ने कोई ये मान लिया ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसका परिमाण इलेक्ट्रॉन मान लिया तो बताओ अपन कहते हैं अतः डेल एक्स खंड में उपस्थित डेल एक्स खंड में उपस्थित आवेश का परिमाण क्या होगा? उपस्थित परिमाण बराबर अगर आप करोगे तो क्या होगा? परिमाण बराबर अपन ने क्या लिख दिया, परिमाण क्या होगा? डेल क्यू मान लो तो वो क्या हो जाएगा? एन ए डेल एक्स इंटू इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। क्यों आया? क्योंकि अपन क्या कहेंगे, डेल क्यू बराबर क्या होगा? उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। हुआ कि नहीं हुआ भाई? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित थे? n गुणा a गुणा डेल एक्स, और आपने उसको किससे गुणा कर दिया? इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दिया। तो डेल क्यू मतलब इस डेल एक्स खंड में उपस्थित आवेश टोटल आया कि नहीं आया? ये आ गया, ठीक है। अब आप भी जानते हैं, अब देखो क्या चेंज कर सकते हैं। माना डेल टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी डेल एक्स है तो अब आप भी जानते हो कि डेल एक्स को अपने क्या है, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डी इंटू डेल टी। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा क्या हो गया? समय। तो आप भी जानते हो कि डेल एक्स दूरी चलने में चाल या वेग वो क्या लिया आपने? वी डी, और समय कितना लगाया? डेल टी। तो डेल एक्स इक्वल टू ये हो गया। तो अतः डेल क्यू की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? देखो अब एन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह है, ए अपनी जगह है। अब डेल एक्स की जगह क्या लिख दिया? वी डी इंटू डेल टी। डेल एक्स की अपन ने क्या पुट कर दिया? वी डी इंटू डेल टी, ठीक है। अब देखो आप भी जानते हो चालक में प्रवाहित औसत धारा, बात करें अपन चालक में प्रवाहित औसत धारा पहले लेक्चर में बात करी थी मैंने आपसे, सबसे फर्स्ट लेक्चर था करंट का, उसमें बात है औसत धारा। तो अपन ने क्या कहा था? आई इज इक्वल टू कहा था डेल एक्स अपॉन डेल टी, सॉरी डेल क्यू अपॉन डेल टी, आवेश बट्टा समय, डेल क्यू अपॉन डेल टी, यही कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो आई इज इक्वल टू डेल क्यू की वैल्यू क्या आपके पास? एन इलेक्ट्रॉन ए वी डी इंटू डेल टी, और भाग में कौन है? डेल टी है, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? एन इलेक्ट्रॉन ए वी डी इंटू डेल टी, सॉरी डेल टी तो कैंसिल हो गया, तो एन ई ए वी डी, ये आपकी करंट आ गई। अब यहां से एक चीज क्लियर हुई, क्या? कि आई और वी डी एक दूसरे के समानुपाती सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यहां से अपन कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी डी, मतलब ये संबंध। आई कौन हो गया? करंट। वी डी कौन है? अपवहन वेग। तो हमारा हेडिंग ये था ना, विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध तो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डायरेक्टली हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो आप एक चीज और भी कर सकते हैं अपन, कि क्या सुख अभी पढ़ा था अपने गतिशीलता, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? वी डी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू ई।
अभी पढ़ा था गतिशीलता, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन ए म्यू ई। ये संबंध इसके पदों में भी आ सकता है, गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र के पदों में भी आ सकता है। अब देखो दोबारा देख लो, आपको थोड़ा सा ये मतलब काल्पनिक ज़्यादा चलता है, इस कारण हो सकता है थोड़ा कम एक बार क्लियर हो। दोबारा देख लो, अपन एक चालक खंड ले लिया, कोई चालक लंबाई का कोई तार ले लिया, मान लो टुकड़ा मान लो, इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते आप जानते हो कि इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट को I मान लिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E मान लिया, और जो अपवहन वेग होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का वो Vd होता ही। इन सबको अपने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्या है, A है। अपन बात कर रहे हैं आगे, अपन सिद्ध क्या करना है, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो आगे हमने कहा कि माना एकांक आयतन, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान ली, स्मॉल n मान ली, ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि चालक के डेल एक्स लंबाई खंड, चालक का के अंदर अपन एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, चालक का ये डेल एक्स लंबाई का खंड ले लिया। इसको हमने कहा कि डेल एक्स लंबाई खंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन इनटू आयतन, डेल एक्स जितना आपका खंड बना उसके आयतन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास ही आ जाएगा एन इंटू ए इंटू डेल एक्स। ए इंटू डेल एक्स क्या है, खंड का आयतन, और स्मॉल एन कौन है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। अपन कहेंगे भाई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिमाण, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो या 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता ही है कूलम, ठीक है। तो उस स्थिति में डेल एक्स खंड में उपस्थित आवेश क्या होगा, तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो, तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, एन ए डेल एक्स, और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपन ने ई मान लिया, तो यह आपका डेल क्यू की वैल्यू आ गई। मतलब डेल क्यू क्या हुआ, उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। अब देखो, माना डेल टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी डेल एक्स है। हमने कह दिया कि मान लिया कि कोई डेल टी टाइम में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चल रहे हैं, डेल एक्स चल रहे हैं। डेल एक्स चल रहे हैं तो आप दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पे डेल एक्स बराबर वी डी इंटू डेल टी आ जाएगा। अब वी डी क्यों आया, कि आप भी जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चाल क्या होती है, अपवाह चालित होती है, वी डी से मल्टीप्लाई कर। अब इस डेल एक्स की वैल्यू अपने इसे ऊपर वाले में पुट कर देंगे, तो डेल क्यू बराबर क्या आएगा, एन इलेक्ट्रॉन ए वी डी इंटू डेल टी, ठीक है। ये अपने यहाँ तक। अब अपने को करना क्या है, हमने कहा चालक में प्रवाहित औसत धारा क्या होगी, I इंटू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये फॉर्मूला अपना फर्स्ट लेक्चर का ही है, ये करंट की डेफिनेशन है। डेल क्यू आपके पास है, डेल टी से आप डिवाइड कर दोगे तो I का फॉर्मूला आ जाएगा एन इलेक्ट्रॉन ए वी डी, ठीक है। तो वी डी कौन हो गया, अपवाह वेग, I कौन हो गई, धारा हो गई। तो धारा और अपवाह वेग में संबंध हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, डेरिवेशन का प्रूव हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा आप और भी इसके अंदर अगर सोल्व करना चाहो तो यहाँ से देखोगे I और वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समान होता है। फिर हमने कहा कि अभी अपने गतिशीलता में पढ़ा कि वी डी बराबर म्यू ई, तो वी डी की जगह आप म्यू ई भी रख सकते हो। तो इस स्थिति में आपका देखो ये धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध आ गया, ये धारा और गतिशीलता की उपस्थिति में भी संबंध है, ठीक है। तो ये अपने को आवश्यकता पड़े तो अपना ऐसा रूपांतरण करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आज अपनी गतिशीलता और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब आज के क्वेश्चन के ऊपर आधारित, आज जो अपन ने पढ़ा उस पर आधारित आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सोल्व करके आंसर कमेंट के रूप में जरूर बताएं। देखो आप पूरा लेक्चर देखा करें और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सोल्व भी होगा, तो आप आंसर कमेंट के रूप में बता पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, सुनो, अपवहन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम की पालना होती है। मतलब आपसे कहा है अपवहन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र A पर निम्न में से कौन सी निर्भरता है जो ओम के नियम की पालना भी होती है। तो A है आपका Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E स्क्वायर, B है Vd प्रोपोर्शनल E, C है Vd इनवर्सली Vd प्रोपोर्शनल E की पावर 1/2 मतलब रूट E हो गया, और D है Vd नियतांक कि अपवहन वेग है वो एक कांस्टेंट है। जो भी सही आंसर हो आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।